हेलो। आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और जिसमें हम लोग बायोपॉलीमर्स या जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उन सब के बारे में बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। और इस वीडियो से आप लोगों का जो भी कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा। और अगर आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में से, या अगर 10 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों के पेपर में बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आप लोग 4 या 5 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स को। और बायोमोलिक्यूल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक कहीं ना कहीं बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब तभी बोल रहे हैं कि जहां पर कोई ऐसी ब्रांच है जहां बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आएगी और केमिस्ट्री भी आएगी, जहां पर को हम लोग क्या चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है, क्या क्या नेचर में हो रहा है, और जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिविंग सिस्टम में जो जो चीजें होती हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वही चीज पढ़ेंगे। तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तब बायोमोलिक्यूल्स। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स को, तो उन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री को सिंपली इतना समझ लो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री जहां पर कोई इंटरलिंक हो जाएगी, जो चीजें आपस में कॉमन आ जाएंगी, एक ऐसा बात आ जाता है कि जहां पर को बायोलॉजी और केमिस्ट्री एक साथ मिल जा रही है, एक ऐसा ब्रांच आ जाती है, उसी को कहेंगे। अब इसमें हम लोग ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, लाइफ के लिए, रेस्पिरेशन, जो भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती है उनके लिए जो जो मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस में। अब बायोकेमिस्ट्री को भी दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बायो ऑर्गेनिक और दूसरा है बायो इनऑर्गेनिक। अब बायो इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर को बायो ऑर्गेनिक, क्योंकि बायो इनऑर्गेनिक में हम लोग हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब चीजें अलग पार्ट आता है जो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट से। लेकिन बायो ऑर्गेनिक हम लोग यहाँ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग बायोपॉलीमर से पढ़ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाले, तब ऑर्गेनिक में आ रहे हैं। ऑर्गेनिक में पता ही है आप लोगों की कार्बन के कंपाउंड्स आते हैं। तो बायो ऑर्गेनिक, बायोलॉजी और ऑर्गेनिक जहां पर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां मिल जा रही है, हम लोग इसमें सारे बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। जैसे लिखा भी हुआ है नाम, एग्जांपल देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, बायोपॉलीमर्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, लिपिड्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, और भी बहुत सारे होंगे एग्जाम्पल्स इसके। अब हम लोगों को पढ़ना बस कार्बोहाइड्रेट्स है, बाकी फिर एमिनो एसिड वो सब चीजें तो अलग चीजें। कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने इससे प्रीवियस भी एक वीडियो डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आप लोग का आइडिया, थोड़ा बेसिक नॉलेज इस पे क्लियर होगा। सबसे पहले क्या कहा गया था कार्बोहाइड्रेट को, कि कार्बन से बने हुए कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कहा। या ऐसे बोल सकते हो एक लाइन में समझना चाहो तो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम लोगों ने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट्स कहा। जैसे एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और इसका फॉर्मूला क्या कहा सबसे पहले, CxH2O का होल वाई। जो भी इस फॉर्मूले में लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ये डेफिनेशन सही तो थी, लेकिन इसके बहुत सारे कमियां थी, क्योंकि कमी आती ही रहती है। जितने भी आप लोग मॉडल से देखते हो, साइंस में जितनी भी थ्योरीज देखते हो, उनके ड्रॉबैक्स आते रहते हैं जैसे जैसे साइंस एडवांस होते जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की भी जो डेफिनेशन है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या इसका फॉर्मूला है CxH2O का होल वाई, ये इसकी भी कमियां आई। जैसे देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड थे दो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए थे, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई भी कर रहे थे, और वो कार्बोहाइड्रेट भी थे। चलो ये तो सही हो गया। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो CxH2O का होल वाई को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। और कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन इस फॉर्मूले को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जो फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे थे लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। तो ऐसी इसकी और भी कमियां थी, तो तब जाके हम लोगों ने इसको अच्छी डेफिनेशन नहीं माना, ये प्रीवियस डेफिनेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सुक्रोज अगर हम लोग ले लें, सुगर जो होता है, C12H22O11, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्म में एक तो ऐसे लिख लेंगे 12H22O11। अब इसमें से अगर मैं 11 को कॉमन ले लूं, C12 तो वैसा का वैसा रहेगा, इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। H2O को ऐसे ही रहने दूंगा, H2O को ऐसे ही रहने दूंगा। 11 अगर कॉमन निकाल दूंगा तो 11 टू जा यहाँ पर को 22, और ऑक्सीजन में कुछ है नहीं तो 11 वन जा 11। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर को क्या होगी 12, वाई की वैल्यू यहाँ पर को क्या होगी 11। तो ये हमारा एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल। लेकिन जैसे ग्लूकोज देख लो, ग्लूकोज भी होगा कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल। जैसे
क्यों होगा? देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहे उस फॉर्मूले में CxH2O का होल वाई में, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो C6H12O6। अब इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? देखो 12 और 6 में से क्या कॉमन आएगा? 6 की टेबल में क्या आएगा? 6 2 12, तो क्या हो सकता है यहाँ पर को? C6 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, H2O वैसा का वैसा ही रहेगा, और उसकी होल पावर में क्या आ जाएगा नीचे पे को 6। तो देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर 2 6 12 बन जाएगा, और ऑक्सीजन को 6 1 6, ऑक्सीजन के वहां पर को कुछ है नहीं तो 1 मानेंगे, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। लेकिन ये डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट की ये डेफिनेशन बहुत जगह फॉलो नहीं होती है। जैसे लिमिटेशन है इसकी, देखो जैसे लिमिटेशन क्या है, एसिटिक एसिड ले लो जैसे एग्जांपल। एसिटिक एसिड का एग्जांपल क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH ग्रुप आ गया, CH3COOH। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, C2H4O2। C2H4O2 लिख दिया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से, तो क्या हो जाएगा? C2H2O2, C2H2 C2H2O का होल ट्वाइस। तो अगर मैं 2 को अंदर भेजूंगा तो 2 2 4, और ऑक्सीजन में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, तो ये बन गया CxH2O का होल y बन गया ना। यहाँ x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। लेकिन एसिटिक एसिड आप लोगों को पता है ये तो एक तरीके का एसिड है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हो गया? तो ये डेफिनेशन तो फुलफिल कर रहा है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन CxH2O का होल y भी फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। देखो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो फॉलो कर रहे हैं फॉर्मूला CxH2O का होल वाई, जैसे ये एग्जांपल देख लिया, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करेंगे CxH2O का होल वाई फॉर्मूला, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे एग्जांपल देखो, रैमनोज करके होते हैं, एक रैमनोज है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे देखो C6H12O5, C6H12O5। लेकिन मैं इसमें कार्बोहाइड्रेट की अगर जनरल फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर को GF, जनरल फॉर्मूला CxH2O का होल वाई, तो क्या बन जाएगा? x की वैल्यू तो चलो 6 होगी, लेकिन मैं H2O वाले फॉर्मूले में इसको नहीं ले सकता ना। 5 और 12 में से कैसे कॉमन ले लेंगे हम? ये यहाँ पर को ऑड और इवन हो गए, 5 की टेबल में तो 12 आ ही नहीं रहे, तो ये हमारा CxH2O का होल वाई का फॉर्मूला फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तब जाके कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हुई। फिर ये आएगी हमारी अच्छी डेफिनेशन जो आप लोगों को याद भी करनी है और नोट्स भी बनाने हैं। अभी पहले इसको सुन लो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या है कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे सारे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे सारे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स होंगे, या ऐसे सारे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को जनरेट करेंगे, वो क्या होंगे? हमारे कार्बोहाइड्रेट। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स डी या एल कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब कि उसको राइट या लेफ्ट उसको रोटेट कर देंगे, ऐसे समझ लो। प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे सारे कंपाउंड से जब अपने थ्रू पास कराते हैं तो लेफ्ट या राइट उसको रोटेट कर देंगे, तो वो क्या होंगे? हमारे ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। तो ये होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। तो ऐसे समझो कि ऐसे सारे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव तो होने चाहिए सबसे पहली बात, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब कि उसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप एक से ज्यादा होने चाहिए, और एल्डिहाइड एल्डिहाइडिक ग्रुप होना चाहिए। एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए, या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। CHO हो गया एल्डिहाइड का, और CO हो गया कीटोन का, और एक से ज्यादा OH ग्रुप होनी चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी। या ऐसे सारे कंपाउंड जो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब कि एक से ज्यादा OH ग्रुप और CHO, एक से ज्यादा OH ग्रुप और CHO होना चाहिए उस पे, ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस करे। या एक से ज्यादा OH ग्रुप कीटोन वाला फॉर्मूला वाला कंपाउंड को जनरेट करे हाइड्रोलिसिस के बाद, ऐसे कंपाउंड। तो ये हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कुछ डेफिनेशन हमारी ऐसी 3 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कार्बोहाइड्रेट होने के लिए? कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट करना चाहिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, या एंटी क्लॉकवाइज जैसे क्या होता है घड़ी की सुई जो घूमती है उसकी उल्टी तरफ। दूसरा है इस पे पॉलीहाइड्रोक्सी, OH ग्रुप होना चाहिए एक से ज्यादा, ये OH ग्रुप। CHO होना चाहिए एल्डिहाइडिक ग्रुप, या CO ग्रुप होना चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी कुछ कंडीशन कार्बोहाइड्रेट्स की। अब है हमारा जितने भी कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल कार्बन मतलब उस पे जो कार्बन प्रेजेंट होगा उस पे अलग अलग ग्रुप वहां पर को प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सबसे पहली बात तो हम लोग को पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। तो ग्लूकोज में क्या होता है? हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा,
और पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा ही ग्लूकोज, ओज लगे ना जिसमें भी वो शुगर होते हैं, सैकराइड बोलते हैं इसको, ओज लगे, और ग्लूकोज है तो हमको पता ही है कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, फ्रक्टोज हम लोगों को पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज की रिएक्शन फोटोसिंथेसिस वगैरह में। तो ग्लूकोज में क्या होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, और फ्रक्टोज में क्या होता है कीटोनिक ग्रुप। अब है हमारा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज आप लोगों के सिलेबस में भी दिया है सभी के, तो बायो ऑर्गेनिक है जिसके उसमें, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, तो सभी में दे रखा है। डी ग्लूकोज क्या होता है हमारा, इसको प्लस से भी डिनोट करते हैं। डी ग्लूकोज ऐसा ग्लूकोज होगा जिसमें क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट को जो क्या करेगा, रोटेट करेगा, वो भी क्लॉकवाइज, मतलब कि राइट साइड वो रोटेट कर देगा। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब जो एक ही डायरेक्शन में जिसका वो होगी, लाइट की इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में उस लाइट होगी। ये तो अब दूसरी चीज है हमारी, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला, ये स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह का पार्ट है। तो इसमें क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को जो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा वो डी ग्लूकोज होगा, प्लस से इसको डिनोट करते हैं, तब यहाँ पर को प्लस भी लिखा है। अब डेक्स्ट्रो भी बोलते हैं इसको, DEXTRO डेक्स्ट्रो, तो वो तो बात तो अलग है, डी ग्लूकोज लिख दो। अब डी ग्लूकोज को याद करने के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला है, ये देखो C6H12O6, ग्लूकोज का तो पता है C6H12O6, अभी नीचे भी आएगा देखो। अब कैसे करके समझोगे, देखो सबसे पहले ये सारे क्या है, कार्बन गिन लेते हैं, एक कार्बन यहाँ पर को, एक कार्बन यहाँ पर को, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन सबसे पहले लाइन में बना दोगे ऐसे करके, अगर कार्बन के उस पर बनाना चाह रहे हो, ऐसे ऐसे वाला नहीं बनाना चाह रहे हो, ये भी वही है। यहाँ पर को एक कार्बन, दूसरा इधर पे को, थर्ड इधर पे को, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो ऐसे सारे कार्बन बन जाएंगे। और डी ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है हमारा डी ग्लूकोज। तो इसमें क्या होता है, नीचे से देखना है आप लोगों को, बॉटम से देखना है आप लोगों को कंपाउंड को। अगर OH ग्रुप हमारा राइट साइड है, बॉटम से अगर कंपाउंड को देखेंगे CH2OH को छोड़ के, OH ग्रुप जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप वो राइट साइड है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, डी ग्लूकोज। वैसे भी इसमें देखो सारे के सारे सारे तो नहीं, 3 OH ग्रुप, और अगर अल्कोहल वाले का भी ले लें तो ये वाला OH ग्रुप भी, मतलब 4 OH ग्रुप, 1 2 3 4, इसमें क्या है राइट साइड है, एक ही लेफ्ट साइड है, और ऊपर तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो जाएगा हमारा डी ग्लूकोज, जिसमें क्या है 3 OH जो ग्रुप है वो राइट साइड है, ऐसे बताया भी है। मिरर अगर हम लोग बीच में लगा दें, मिरर इमेज अगर इसकी बनाना चाहे, तो मिरर इमेज से क्या मिलेगा हम लोग को, एल ग्लूकोज मिल जाएगा। देखो मिरर इमेज अगर इसकी मैं बनाऊंगा तो बेसिकली यहाँ पर को इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पर को हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर को ऑक्सीजन, बनाने में मिस्टेक हुई है। यहाँ पर को ये देखो, और सब सही है। देखो एल ग्लूकोज में क्या होगा, ज्यादा आपको लेफ्ट साइड दिखेंगे। या एल ग्लूकोज को याद करने के लिए डी का में क्या था, बॉटम से देखेंगे कंपाउंड को, अगर OH ग्रुप राइट साइड आ रहे तो डी ग्लूकोज, या सारे तो नहीं, एक को छोड़ के अगर ज्यादा OH ग्रुप अगर राइट साइड दिख रहे हैं तो डी ग्लूकोज। लेकिन एल ग्लूकोज क्या होगा, जिसमें लेफ्ट साइड दिखेंगे, एल मतलब लेफ्ट, ऐसे भी याद कर सकते हो, ये कोई वो नहीं है, बस एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। एल मतलब लेफ्ट साइड, तो ऐसे याद कर सकते हो, लेफ्ट साइड दिख रहे हैं OH ग्रुप 1 2 3। और अगर इसका भी मान ली, इसका तो चलो जहां भी इसको रहने दो, CH2OH तो एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसमें ज्यादा ग्रुप हमको लेफ्ट साइड दिख रहे हैं OH ग्रुप, तो क्या बोल देंगे हम लोग इसको, एल ग्लूकोज बोल देंगे, ऐसे याद करो। और फिर मिरर इमेज बना देने सीधे सीधे, अगर बीच में मिरर लगाएंगे तो इधर हाइड्रोजन इधर रिफ्लेक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन इधर रिफ्लेक्ट करेगा, तब ये ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये थोड़ा मिरर इमेज बनानी है, बस मिरर इमेज बना देते हम लोग। तो OH रिफ्लेक्ट करेगा इधर, ये वाला हाइड्रोजन जितनी दूर होगा उतनी दूर वहां दिखेगा मिरर के अपोजिट, हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को, OH इस OH को, OH इस OH को, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस मिरर उल्टा बनेगा उसका, ऐसे मिरर लगा दो, इसके आगे मिरर लगा दो, वैसे ही समझ लो। या अगर इसको बुक में भी देखोगे मिल जाएगा। 3 OH ग्रुप जिसमें लेफ्ट साइड होते हैं, जिसको एल ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे। अब देखो इस पे होता क्या है, बेसिकली 6 या 6 से ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स होने चाहिए, तो तब जाके हम लोग DL नोमेनक्लेचर को यूज करेंगे। फिर वही चीज है कि अगर हम लोग बॉटम से सेकंड नंबर का कार्बन देखेंगे, बॉटम से अगर सेकंड नंबर का कार्बन देखेंगे, देखो पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, आप लोगों को कार्बन वाली भी दिखती है ना चेन कभी कभी, ये भी तो कार्बन ही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो 6 कार्बन तो है, तब डी ग्लूकोज। बॉटम से अगर सेकंड कार्बन देखेंगे तो ये वाला छोड़ के ये वाला, अगर राइट साइड दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट साइड है OH ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। लेकिन अगर बॉटम से सेकंड कार्बन में OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल कॉन्फिग्रेशन या एल ग्लूकोज। अब यहाँ ग्लूकोज की बात हो रही है तो तब, अब जो डी ग्लूकोज है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, और वो सबसे ज्यादा पाया जाता है बायोमोलिक्यूल से, सबसे ज्यादा बायोमोलिक्यूल जो पाया जाता है वो डी ग्लूकोज है, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, पता ही है आप लोगों को, ग्लूकोज जो पीते भी हैं बच्चे, सभी पीते हैं पानी में मिला के, वो ग्लूकोज का डिब्बा है,
या कोई कमजोर हो जाए तो उसको ग्लूकोज वो हॉस्पिटल में चढ़ाते हैं, वो अलग वाले। अब इसको शुगर भी बोल सकते हैं हम लोग, एनर्जी का सोर्स है तो शुगर हो जाएगा, इंस्टेंट एनर्जी जिससे होती है, मिलती है। सोर्स और स्टोरेज ऑफ प्लस डी ग्लूकोज, लेकिन इसके क्या क्या कारण है, क्या क्या सोर्सेज हैं, ये डी ग्लूकोज के एनर्जी क्यों दे रहे हैं, और स्टोर कहाँ कहाँ करते हैं एनर्जी, उसके लिए प्लस डी ग्लूकोज का हम लोग अगर देखना चाहें तो सबसे पहली बात तो बायोलॉजी वालों के लिए तो इजी रहेगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस पे क्या है, फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट लीफ में, तो वहां बनता है ग्लूकोज। एक तो CO2 और H2O जब कम्बसन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो तब जाके भी हमको ग्लूकोज मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, और प्लांट के अंदर बनेगा। क्लोरोफिल क्या होता है हमारा, मेटल आयन एक कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको हम लोग यहाँ तो पढ़ेंगे नहीं, मैग्नीशियम भी पाया जाता है उसमें। और क्या होता है, देखो, डी ग्लूकोज हमारा प्लांट्स में पाया जाता है। डी ग्लूकोज के सोर्स क्या होंगे, प्लांट्स तो होंगे, स्टार्च भी बोल सकते हैं हम लोग। फिर एक और होता है हमारे पास ग्लाइकोजन, जो कि हमारा एनिमल्स में पाया जाता है, और सेलुलोज जो कि हमारा वुड्स में जितने भी प्लांट को स्ट्रेंथ देने वाले उसका फ्रेमवर्क है उसमें पाया जाता है। जैसे देखो, अब डी ग्लूकोज को हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार्च में, स्टार्च को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं सेलुलोज में, या इन सबको हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं डी ग्लूकोज में। तो डी ग्लूकोज जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हो गया एक। और स्टार्च हमारा प्लांट फूड, प्लांट से पाया जाता है और फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ग्लाइकोजन एनिमल्स वगैरह में पाया जाता है, उसमें स्टोर्ड। और सेलुलोज हमारा प्लांट का फ्रेमवर्क है, बिल्डर्स या वुड ऐसे करके बोल दो, प्लांट बिल्डर्स बोल सकते हैं। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल, कुछ यूजेस बायोपॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज के क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन के क्या क्या होते हैं, एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर करने में काम आता है। जैसे कहाँ कहाँ, लीवर में एनर्जी स्टोरेज होती है, जैसे लीवर में, मसल्स में, या जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स में ग्लाइकोजन पाया जाएगा। वैसे भी एनिमल्स में ग्लाइकोजन होते हैं, ऊपर बताया। स्टार्च क्या होता है, प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है, जो फूड हो सकता है किसका, प्लांट्स का। और फिर हम लोग भी इसको सिंथेसाइज, हम लोग भी इसको लेते हैं, पोटैटोज, ब्रेड, राइस, व्हीट एक्सेट्रा कुछ भी। और सेलुलोज किस किस में पाया जाता है, पेपर में। तो पेपर, ये सेलुलोज वगैरह मनी बनाने के भी काम आता है। और जितनी पेपर इंडस्ट्रीज है, वुड इंडस्ट्रीज है, क्लोथिंग इंडस्ट्री है जैसे कॉटन वगैरह, तो ये सब उसके यूजेस वगैरह भी हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखना चाहें इजीली, तो एल्डिहाइड या कीटोन के बेसिस पे, कि उस पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये हम लोगों ने अभी ऊपर भी देखा था कि एल्डिहाइड किसमें प्रेजेंट है और कीटोन किसमें प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं एक तरीके से। देखो, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो ऐसा हो जाएगा, अगर कीटोन प्रेजेंट है तो ऐसा हो जाएगा। अब अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो एक टाइप बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, अगर कीटोन प्रेजेंट है तो दूसरा टाइप। अब पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, हम लोगों ने पहली बात देखी कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होना चाहिए, या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होना ही होना चाहिए। और पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोला, क्योंकि उस पे एक से ज्यादा OH ग्रुप है। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड होगा तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज में क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, और OH ग्रुप तो होंगे एक से ज्यादा। और फ्रक्टोज में क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, C6H12 वो O6 जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। ग्लूकोज में हम लोगों को एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेगा, और कीटोन में हम लोगों को स्ट्रक्चर भी डिफरेंट मिलेगा ग्लूकोज के, अगर कंपेयर करेंगे ग्लूकोज से। और फ्रक्टोज में हम लोग को कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग अब क्लासिफाई करें अगले बेसिस पे, जो हमारा अगला टाइप है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, की रिड्यूस हो पा रहे नहीं हो पा रहे। अब कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस होंगे या नहीं होंगे रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू, जो भी रिड्यूसिंग सॉल्यूशन लेंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर में। जो रिड्यूस नहीं हो पाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और बेसिकली जो यहाँ पर को रिड्यूस्ड किससे करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलन सॉल्यूशन। और जो रिड्यूस्ड हो पाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, या अगर रिड्यूस करें हम लोग जनरली यहाँ पर को लेते हैं फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलन्स रिएजेंट, या टॉलन सॉल्यूशन बोल लो, तो इनसे। तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हमारे हो जाएंगे, जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज ये यहाँ पर को मैंने वो नहीं करा है, इस पे ध्यान देना है यहाँ पर को, ये इधर तक है। रिड्यूसिंग शुगर का हमारा एग्जांपल है ये वाला सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज रिड्यूस हो जाएगा ना फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, तो तब जाके बोल रहा हूँ। अब देखो अगली चीज, अगर अब मैं इसको थोड़ा सा, जो ये सुक्रोज होगा हमारा यहाँ पर को, सुक्रोज एग्जांपल होगा रिड्यूसिंग शुगर का, क्योंकि सुक्रोज रिड्यूस हो जाता है आप लोगों को पता है। लेकिन ग्लूकोज जो है वो रिड्यूस्ड नहीं हो पाएगा वो फर्दर। तो ये ग्लूकोज हमारा एग्जांपल होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर का।
और भी होते हैं हमारे पास एग्जांपल, जैसे मोनोसैकेराइड्स, मतलब कि उसमें शुगर की यूनिट एक ही है, मोनोसैकेराइड्स। तो जैसे और भी हो सकते हैं एग्जांपल, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। तो ये एग्जांपल होंगे, इस पे बस ध्यान देना। सुक्रोज क्या हमारा रिड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज नॉन रिड्यूस्ड है। इससे प्रीवियस वीडियो भी देखोगे जो मेरी है, तो आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। अब स्वीटनेस के बेसिस पे कि वो टेस्ट कैसे है उसका, अगर सुगरी टेस्ट है, शुगर वाला टेस्ट है तो शुगर, और अगर सुगरी टेस्ट नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन शुगर। अब सैकराइड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, सैकरम, या उसको शुगर भी बोलते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ये मैंने बेसिकली आप लोगों को पहले ही बता रखे, 3 कार्बन एटम होंगे तो ट्राइओस, 4 होंगे तो टेट्रोस, 5 होंगे तो पेंटोस, 6 होंगे तो हेक्सोस। अब ऐसे ही क्या बोलेंगे, अगर एल्डो, अब देखो एल्डो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो एल्डोस, कीटोनिक ग्रुप होगा तो कीटोस। अब अगर 3 कार्बन वाला एल्डोस ग्रुप है, 3 कार्बन वाला मतलब एक कार्बन तो एल्डिहाइडिक ग्रुप का ये हो गया, और बाकी 2 कार्बन और होंगे तो क्या बोल देंगे, एल्डो ट्राइयूज। ऐसी कीटो वाला होगा तो कीटो ट्राइयूज, ऐसे करके। 6 कार्बन वाला होगा तो एल्डो एक्सोस, और 6 कीटोन वाला होगा तो कीटोनिक ग्रुप वाला, तो 6 कार्बन के साथ क्या बोल देंगे, कीटो एक्सोस। 6 कार्बन इसको मिला के होंगे, 5 अलग से होंगे फिर। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो अगर जैसे देखो, ये हमारा क्या है, सुक्रोज का एग्जांपल, ये रिड्यूस भी हो जा रहा है, देखो रिड्यूस हो रहे हैं ना छोटे यूनिट्स पे, तभी तो बोल रहा था मैं रिड्यूसिंग शुगर है, तो वहां पर को ध्यान देना आप लोग एग्जांपल में। ये शुगर है, जैसे एसिड की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 ग्लूकोज फ्रक्टोज ऐसे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर यूनिट्स में। तो हाइड्रोलिसिस के अगर प्रोडक्ट देखेंगे तो मोनोसैकेराइड्स देख लो, मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड्स। इससे हम लोग फर्दर इसको और वो नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, और भी होंगे इसके एक्सेट्रा लिख सकते हो। ऑलिगोसैकेराइड जो क्या करते हैं, 2 से 10 यूनिट दे देंगे हम लोगों को, रिड्यूस नहीं, हाइड्रोलिसिस के बाद, जो हाइड्रोलिसिस ऑन हाइड्रोलिसिस विच गिव्स 2 to 10 यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स आर नोन एज ओलिगोसैकेराइड्स। जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया। पॉलीसैकेराइड्स के होंगे जो 10 से भी ज्यादा यूनिट देंगे, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ऐसे करके। अब देखना नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर को हमारा, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। अगर कोई शुगर है हमारे पास, या जो जनरली शुगर होती है, उसको अगर वाटर की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में कैटलिस्ट लेंगे, तो किस किस में टूटेगा, ग्लूकोज, C6H12O6 और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बताई दिया डिफरेंस, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। और यहाँ पर को हम लोग और भी ले सकते हैं कैटलिस्ट की तरह, एल्कोहल, या हीट करेंगे एल्कोहल के साथ हीट, या और एक और एंजाइम होते हैं हमारे पास, इन्वर्टेज जिसको बोलते हैं, एसिड कैटलिस्ट की जगह ये भी यूज कर सकते हैं। और जैसे देखो, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल अगर हम लोग एल्डो हेक्सोज वाले लें, तो क्या क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, मैनोज हो सकता है, गैलेक्टोज। ये मैंने बता दिया अभी पहले भी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है ग्लूकोज में, मैनोज में भी होगा, ऐसी गैलेक्टोज में भी, एक्सेट्रा। कीटोनिक ग्रुप किस में होते हैं, फ्रक्टोज में होते हैं, तो ये कीटो हेक्सोज ऐसे करके भी इसको बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड को। और मोनोसैकेराइड हमको पता ही है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ऑलिगोसैकेराइड एग्जांपल हो जाएंगे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ऑलिगोसैकेराइड ना 2 से 10 यूनिट्स, पॉलीसैकेराइड जिसमें और ज्यादा यूनिट, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो अब एक रिएक्शन देखना, पॉलीसैकेराइड से अगर हमारे पास, तो इससे मोनोसैकेराइड कैसे जनरेट होंगी। पॉलीसैकेराइड से माना कि n यूनिट उस पे क्या है, n यूनिट है किसके, मोनोसैकेराइड के, तो पॉलीसैकेराइड है n यूनिट वाला। हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस के टाइम हम लोग को H2O के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, जितने हम लोग पॉलीसैकेराइड की यूनिट ले रहे हैं, जितना उस पे n की वैल्यू होगी, उससे एक कम लेंगे हम लोग H2O। तो n यूनिट, जितना पॉलीसैकेराइड की n नंबर होगा, जितना भी नंबर उसका 1 2 3 4 5 6, तो उतने ही n यूनिट हमको किसको मिलेंगे, मोनोसैकेराइड की। एग्जांपल से समझना, जैसे देखो ये पॉलीसैकेराइड है, इसमें मोनोसैकेराइड की यूनिट है 1 2 3 4, और उसके बेस पे n। तो n-1 H2O लेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड वगैरह कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पॉलीसैकेराइड ये हो गया। तो इससे क्या मिलेगा, n मल्टीप्लाई बाई m, ये m हमारे स्प्लिट हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड बन जाएगा। एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, जैसे C6 से H10O5, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्टार्च या सेलुलोज होगा, क्योंकि पॉलीसैकेराइड तो यही होते हैं। तो n-1 H2O लेंगे, एसिड की प्रेजेंस में डाइल्यूट HCl या H2SO4 हो सकता है, टेम्परेचर 393 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा, 2 से लेके 3 atm तक। तो n मॉलिक्यूल मिलेंगे हम लोगों को ग्लूकोज के। ये क्या होता है, हमारे इंडस्ट्रियल मेथड भी होते हैं एक तरीके से। अब देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 6 कार्बन वाला हुआ, उस पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कैसे पता चला। तो देखो, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का देखा गया, जब ग्लूकोज का कंबसन करा गया तो CO2 और H2O प्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जैसे मास परसेंट निकाला, मास वगैरह निकाला, उसका कंबसन प्रोडक्ट का परसेंट निकाला।
और इम्पेरिकल फॉर्मूला जो 11th वगैरह में पढ़ते हैं उसको जब निकाला तो क्या मिला हम लोगों को कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6। ये वेट वगैरह लेके ऐसे करके हम लोगों को पता चला। अब अगला क्या है इसका एविडेंस कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। एक तो ये हो गया पहला एविडेंस। दूसरा क्या है कि CHOCH का होल 4 मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले कार्बन का 4 होल 4 अपॉन में CH2OH अपॉन जो कह रहा है बॉन्ड के साथ। तो देखो 1 कार्बन 4 इधर है, कितने हो गए 1 और 4 5 फिर 6। तो 6 कार्बन वाली जो चेन है उसको अगर हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं HI के साथ, HI क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ी देर तक इसको रख देंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा एन हेक्सेन, जिसको हम लोग एल्केन भी बोलते हैं। इसका मतलब हमारा क्या बन रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी जो कंपाउंड है उसको HI के साथ रिड्यूस करके, या कार्बोनिल जो कंपाउंड है HI के साथ रिड्यूस करके हम लोग को एल्केन मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन मिल रहा है एन हेक्सेन। 6 कार्बन वाले लिया था, 6 कार्बन, 1 कार्बन 4 कार्बन इधर 5 6 कार्बन, ये तो एन हेक्सेन एल्केन भी जिसको बोलते हैं। इससे पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं हमारे स्ट्रेट चेन होती है और 6 कार्बन एटम होंगे और स्ट्रेट चेन में होंगे। अब देखो अगर कार्बोनिल ग्रुप भी ले सकते हैं, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, उसको HI के साथ अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा एल्केन बन जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल है अब हमारे पास, अगला एग्जांपल जो कह रहा हूँ ये अगला प्रूफ है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे ही कैसे हुआ। तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, CHOH का होल 4 6 कार्बन वाली चेन होती है तो CH2H, ये तो याद हो जाना चाहिए। ऐसे करके ही बना सकते हैं इसको, और खोल के ही बना सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। NH2OH के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH और CH, बस ये OH ग्रुप, O ग्रुप हट के क्या लग, OH वाला ग्रुप यहाँ पर को लगा देना, बीच में NH जोड़ देना है, बस इतना करना है डबल बॉन्ड के साथ। तो इतना काम कर लोगे और नीचे का बस सेम है, CH के साथ डबल बॉन्ड N और ये जो OH ग्रुप पहले से था वो वाला, बस ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। जैसे इसको ऐसे समझो दूसरे एग्जांपल से, जैसे वही है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल HCN के साथ रिएक्ट करा तो CH, ये वाला CH ऐसे ही रहने दो, इसके साथ एक CN जोड़ दो और OH ग्रुप पहले से जुड़ा ही हुआ है तो क्या बन गया साइनोहाइड्रिन। ऊपर वाला क्या था ये ऑक्साइम था, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख लेना सेम है, बस डबल बॉन्ड NOH है तो ये ऑक्साइम। लेकिन अगर साइनोहाइड्रिन कब होगा जब एक साइड CN है एक साइड OH है। सेम पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देना है और उसके साथ CN जोड़ देना है, बस ये हो जाएगा हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो हमारा कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है ग्लूकोज में। अब इस पे जो लास्ट पार्ट है हमारा कि ब्रोमीन वाटर के साथ अगर इसको ट्रीट करेंगे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो क्या करता है बेसिकली ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोनिल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे देखो ये ग्लूकोज है हमारे पास, इसको अगर ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या मिल जाएगा हम लोग को ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा, जिसको क्या भी बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे पता चलता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो कि ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद एल्डोज से हम लोग को क्या मिल जाता है एल्डोनिक एसिड। इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक आइडिया जो है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन सब में डिफरेंस, डी और एल ग्लूकोज में डिफरेंस। बाकी हम इसकी और रिएक्शंस और प्रिपरेशंस वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इन सबको नोट करना रिवाइज करना तब जाके समझ में आएंगे रिएक्शन।